पिछले लेक्चर में एस्ट्रोनॉमी पे बात कर रहे थे, तो उसी में आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि तारों का कैसे निर्माण होता है। तारे कैसे बनते हैं बेटा? तारे बनते हैं आकाशगंगाओं में। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन गैस की पर्याप्त मात्रा है, और हर तारे जो बने हैं वो हाइड्रोजन गैस से बने हैं। अभी हम लिखाएंगे बेटा, तारों पे बात करेंगे। तो जितने भी तारे हैं सबके सब किस पे? हाइड्रोजन गैस से बने जितने तारे हैं। अब ये कि ये हाइड्रोजन गैस तो है, समझ में आ रही है, इसमें से रोशनी उसनी कैसे निकल रही है? इतनी अपार ऊर्जा कहां से निकल रही है? सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, और इतनी दूरी से कहर बर पाता है। तो आखिर सूर्य में ऊर्जा, तो सूर्य में या किसी तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बेटा? उसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। भूलिए मत, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा उसके अंदर, हमको मिल रही है ऊर्जा। मैंने आपको बताया था कि ठीक है, तारे में बहुत हाइड्रोजन गैस है, बहुत है, अनंत नहीं न है। तो एक न एक दिन तारे की सभी हाइड्रोजन गैस समाप्त होगी। बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, वो दिन कब आएगा? वो आपसे बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन वो दिन आएगा जरूर। करोड़ों वर्षों का मामला है ये, लेकिन कोई ना कोई दिन तो आएगा बेटा, जिस दिन उसकी सभी हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाएगी। फिर तारे की चमक खत्म हो जाएगी, हर तारे की। तो जब तारे की चमक खत्म होगी तो क्या होगा? भूगोल इसका अध्ययन करने चला तो मालूम चला कि जब किसी तारे में सुपरनोवा होता है तो तारे का जीवन समाप्त होता है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग शायद सुपरनोवा तक बात किए थे। बोले बेटा? सुपरनोवा ये होता है बेटा कि हाइड्रोजन गैस खत्म, तो संलयन भी बंद। संलयन किसके कारण हो रहा था? नाभिकीय हाइड्रोजन के कारण। अब हाइड्रोजन खत्म तो संलयन बंद, संलयन बंद तो चमक खत्म। चमक जब खत्म हो जाती है, प्रकाश आना धीरे धीरे मध्यम होते 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 बुझ जाता है, और अचानक धड़ाम भीषण विस्फोट होता है, और पूरे तारे के परखच्चे उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं सारे उसके मटेरियल इधर उधर। यही घटना कहलाती है बेटा सुपरनोवा। वो पटाखा जैसा समझो कि जैसे अचानक देखते हो ना, वो दीपावली वगैरह में आप पटाखे छोड़ते हो, धड़ाम, बड़ा जोर का रोशनी, उसके बाद सब खत्म। तो तारे में जब सुपरनोवा होता है तो बहुत तेज विस्फोट होता है, और पूरा का पूरा तारा ही बिखर जाता है। लेकिन एक बड़ी खतरनाक बात है कि जिस क्षण वह विस्फोट होता है, यानी सुपरनोवा होता है, उस थोड़ी देर के लिए उसकी चमक या उसकी ऊर्जा या उसकी गर्मी हजारों गुना बढ़ जाती है। थोड़ी देर के लिए बढ़ती है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर हमारे सूर्य में सुपरनोवा होगा, अगर क्या होगा? लिखा पढ़ी में ये उतना ही सत्य है जितना यह सत्य है कि हमारे आपकी एक दिन मृत्यु होनी है। गारंटेड है। और किसी चीज की गारंटी है या नहीं, इसकी तो 100% गारंटी है। अब ये अलग बात है कि सबके मृत्यु का समय अलग अलग, कोई दैवीय आपदा ना हो जाए, है ना? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सभी लोग मरेंगे बेटा। देख, खराब शब्द बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, हकीकत यही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सब लोग अलग अलग वक्त पे देहांत होगा सबका। ऐसे ही ब्रह्मांड में जितने तारे पैदा हुए हैं सब मरेंगे, एक साथ नहीं मरेंगे। क्यों? एक साथ पैदा नहीं हुए तो एक साथ मरेंगे कैसे? क्लियर है? तो जब तारे में सुपरनोवा होता है तो उसकी चमक अचानक हजारों गुना बढ़ती है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि हमारा सूरज भी तो मरेगा एक दिन। और अभी घबराने की जरूरत नहीं है, भूगोल के हिसाब से अपने बाल काल में अभी हम डिटेल में आपको लिखाते हैं, है ना बेटा? तो अभी तो बालक है हमारा सूरज, माने तारों के जीवन के हिसाब से देखें तो सूर्य अभी अपने बाल काल में है। तो मान के चलिए 100-150 करोड़ साल तो कम से कम ये ऊर्जा चलेगी ही चलेगी। लेकिन कभी ना कभी तो खत्म होगा ना बेटा। जब खत्म होगा, इसकी चमक जब हजारों गुना बढ़ेगी। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि धरती के उस इलाके पे जहां 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा आज की डेट में, वहां 20,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। और मुझे लगता है वह तापमान है जिसमें लोहा भी पिघल जाएगा।
तो एक बात होता है कि सूर्य में जब भी सुपरनोवा होगा, वो जब हो, धरती तो नहीं ही रहेगी, बिल्कुल तय जाने भाप बनकर उड़ जाएगी धरती, वेपराइज हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो बहुत खौफ में आने की जरूरत नहीं है, इस मामला बहुत लंबा है बेटा, लेकिन एक न एक दिन यह सब होगा जरूर, वो जब भी हो। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा सा एक नोट बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तारे में गैसों की स्थिति, यानी किसी तारे में जो गैस होता है वो क्या क्या होती है बेटा? तारों में गैसों की स्थिति, एक दिन मैंने आपसे बोला था बेटा, दिमाग में जरूर रखिएगा, जितने तारे हैं वो कोई ठोस नहीं है बेटा, वो सॉलिड नहीं है। हर तारा सिर्फ गैस की एक बॉल है, गैस की एक गेंद है, लेकिन वो जादू भरी गेंद है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। और ब्रह्मांड में आपको जितने तारे दिखते हैं, कोई सूर्य से कम नहीं है। तो बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे सर, सूर्य जैसा तो नहीं लगता, वो टिमटिमाता रहता है। दूरी बहुत अधिक है बेटा, और उतनी दूरी पे हमारा सूर्य अगर चला जाए ना, तो टिमटिमाना भी नहीं दिखे आपको। तो जितने तारे हैं जो टिमटिमाते हुए रात में आपको दिखते हैं, कोई सूर्य से हल्का फुल्का नहीं है। लेकिन चूंकि दूरियां इतनी अधिक हैं उनकी, वो ऐसे दिखते हैं। वो अगर आपकी सूर्य की दूरी पर आ जाए ना, तो वो कहर बरपा दें धरती पर। सब वैसे ही है बेटा, हाइड्रोजन गैस की गेंद जिसके अंदर से निकल रही है चमक। हाँ, गेंद वो मत समझ लेना, बहुत बड़ा मास है इसका, बहुत बड़ा द्रव्यमान है, लेकिन है मामला यही। क्लियर है बेटा? लिखें। नंबर 1, 70% हाइड्रोजन, यानी किसी तारे में नंबर 1 पे लिखो बेटा, किसी तारे में 70% क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस होती है। क्लियर है? 28% हीलियम भाई, हीलियम। क्लियर है बेटा? 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन। 1.5% क्या बेटा? एक के नीचे एक लिखिए बेटा, इसे नहीं लिखा जाता, एक के नीचे 1 2 3 करके लिखिए, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज कर जाएंगे। कार्बन, कामा, नाइट्रोजन, कामा, नियॉन। अब पढ़ने लिखने का तरीका आपकी उम्र में बताना ठीक नहीं लगता, ये याद रखना है ना बेटा। तो हो गया पूरा? अभी कहाँ हुआ, अभी थोड़ा सा बचा है ना? 100% में चाहिए। अगला बेटा, 0.5%, 0.5%। लौह समूह के भारी तत्व, आयरन ग्रुप के हैवी मेटल्स। लौह समूह के, अरे ठेठ भाषा में लोहा समझ लो, लौह समूह के भारी तत्व। फिर से बोले बेटा, जैसे पीरियोडिक टेबल देखोगे ना कभी, अगर पढ़ा हो, तो उसमें अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो लौह समूह के जो भारी तत्व, जैसे लोहा है, निकल है, एटसेट्रा, ये लौह समूह के भारी तत्व ये पाए जाते हैं। क्लियर है? अब अपने सूरज का हालचाल देख लो। ये तो मैंने एक जनरल स्टार में, एक सामान्य रूप से किसी तारे में गैसों की क्या पोजीशन है लिखा दिया। अब इसे तुलना करते हुए जरा अपने सन की पोजीशन देख लो, तो समझ में आ जाएगा क्या मामला है। लिखें, हमारे सूर्य में गैसों की स्थिति। ये तो एक आम तारे का, जनरल एक तारे का है बेटा, सूर्य में गैसों की स्थिति। लिखें, नंबर 1, 71% हाइड्रोजन,
इतना बेटा। अब एक बात तो समझ में आ रही है, ऊपर वाले से अगर तुलना करो तो सामान्य तारों में 70% हाइड्रोजन है इसके पास, तो बाकी से 1% हाइड्रोजन ज्यादा है ना। इसका मतलब है इसमें ईंधन, ऊर्जा, एनर्जी, फ्यूल अभी बाकियों से 1% ज्यादा है। बोल नहीं रहे हैं। एक बच्चा कहा 1% ही तो ज्यादा है सर, कौन सी आफत है। सूर्य का 1% आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान कितना ही आपको पता ही नहीं है। थोड़ा सा एक आइडिया आपको देते हैं। सूर्य से 0.1%, गणित अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको आइडिया है कि 1/10 जैसे 1/10 0.1% कहलाएगा। बोल नहीं रहे। सूर्य का 0.1% हिस्सा अलग हुआ किसी कारणों से, है ना। अब वो कारण होना बाद में। सूर्य से 0.1% हिस्सा अलग हुआ, उसी 0.1% से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, अवांतर ग्रह, धूम्रकेतु, पुच्छल तारे, अंड वंड सब बन गए। कितने में? 0.1 में। और सूर्य का द्रव्यमान 99.9% अकेले है। हल्के में मत लीजिएगा सूर्य को। और यहां तो साहब 0.1 नहीं, पूरा 1% कहा जा रहा है, इसका 10 गुना ज्यादा है। तो इतनी हाइड्रोजन गैस को खत्म होने में बहुत वक्त लगेगा बेटा। अगला 26.5%। क्या होना चाहिए? हीलियम होना चाहिए। और इकट्ठे निपटा लो। 2.5% अन्य तत्व। 2.5% क्या बेटा? अन्य तत्व। अन्य माने वही कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन, भारी तत्व सब मिला के। तो अगर तुलना करें तो दो चीजें साफ साफ दिख रही हैं। बाकी तारे में हाइड्रोजन कम है, हीलियम ज्यादा है। बोल नहीं रहे। और सूर्य में हाइड्रोजन ज्यादा है, हीलियम कम है। हीलियम क्या है? अरे हाइड्रोजन फ्यूज करेगा तो हीलियम बनेगा। तो जिसके यहाँ हीलियम ज्यादा है इसका मतलब वहां फ्यूजन ज्यादा हो चुका है, और जिसके यहाँ हीलियम कम है उसका मतलब अभी फ्यूजन उतना नहीं हुआ जितना बाकी तारों में हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि नया तारा है। बोल नहीं रहे बेटा। लिखें लिखें। अब फिर आते हैं बेटा, लौटते हैं सुपरनोवा के बाद क्या होगा। लिख लें। सुपरनोवा के उपरांत तारों की निम्न स्थितियां होती हैं। सुपरनोवा के उपरांत तारों की निम्न स्थितियां होती हैं। यानी जब किसी तारे में सुपरनोवा होगा तो क्या होगा, है ना बेटा। पहला, हेडिंग बनाइए, चंद्रशेखर सीमा। पहला क्या बेटा? चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा। लिखें, इसको हेडिंग बना ले बेटा। लिखें, भारत के खगोल वैज्ञानिक, भारत के खगोल वैज्ञानिक यश चंद्रशेखर ने बताया कि, भारत के खगोल वैज्ञानिक यश चंद्रशेखर ने बताया कि सुपरनोवा के उपरांत द्रव्यमान के अनुसार तारे अलग अलग स्थितियों को प्राप्त करते हैं।
द्रव्यमान माने उनका मास जो होगा ना बेटा, उसके हिसाब से उनकी अलग अलग स्थितियां प्राप्त होती। क्लियर है बेटा? अब तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है बेटा, अभी मैंने बताया कि 0.1 में तो क्या क्या गुल हो गया, खाली पृथ्वी नहीं, 8 के 8 ग्रह बन गए, क्या क्या बन गए, कितने से? 0.1 से। और पूरा सूर्य का कितना द्रव्यमान होगा? तो अब ये द्रव्यमान कैसे नापा जाए? तराजू थोड़ा तगड़ा चाहिए, सूरज को तोलना है भाई। तो कहा गया कि नहीं, सबसे काम नहीं चलेगा। किसी तारे के द्रव्यमान को नापने के लिए हमने एक यूनिट का विकास किया, इकाई। उस इकाई का नाम है एमएस। एमएस फॉर, आप कुछ भी बोलो यार, मास ऑफ सन, यानी सूर्य का द्रव्यमान। तो हुआ क्या हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास का तारा कौन है? सूर्य। इसके बारे में हमको बेहतर जानकारी है, बाकी तो इतना पास को नहीं। धरती से सबसे पास का तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी से सबसे पास कक्षा 6 से रट रहे हो आप, और आइन वक्त पे गड़बड़ाने लगते हो। हाँ? शुक्र है। हाँ, तारे की ही बात कर रहे हैं। सूर्य बिल्कुल लिखा पढ़ी में। अरे बेटा, पृथ्वी से और कोई तारा अगर पास का होता, नहीं, कहाँ कंफ्यूज हुए हम बता रहे हैं, इतने दिन से यही सब तो सीखा। अगर पृथ्वी से सूर्य से पास कोई तारा होता तो वही हमारा सूर्य होता, उसी की आराधना करते, इनकी थोड़ी पूजा हो जा करते, जल वल फिर उसको देते, है ना। हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देखो, हम लोग प्रकृति के उपासक हैं, और हिंदू धर्म एहसान फरामोश नहीं है बेटा। हिंदू धर्म कहता है कि हम सबको धन्यवाद देंगे। एक हम लोग यहाँ फेस्टिवल होता है ना, जिसका नाम है खिचड़ी। सुबह सुबह खिचड़ी खाते हैं ना। नहीं नहीं, नाम खिचड़ी है खाली, खिचड़ी से कोई लेना देना नहीं है उसका। उस दिन हम लोग सुबह सुबह उठ के नहाते वहाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में उसको मकर संक्रांति भी कहते हैं, खिचड़ी भी कहते हैं। और उपासना उस दिन किसकी करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि सूर्य अब हमारी ओर आ रहे होते हैं, ठंडक से मुक्ति मिलने की संभावना अब दिख रही होती है, और सूर्य ही जीवन के आधार है। सूर्य है तो सूर्य ताप है, सूर्य ताप है तो आर्द्रता है, आर्द्रता है तो वर्षा है, वर्षा है तो खेती है, खेती है तो हम है। इसलिए हिंदू धर्म सूर्य को धन्यवाद देता है कि आइए, स्वागत है आपका, हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो हमेशा हम बेटा, हम लोगों का तो यही धर्म वर्म है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जो कंफ्यूज आप हुए वो हम बता रहे हैं क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ा कि सूर्य के उपरांत दूसरा पास का तारा। फिर से जाके देखिएगा लूसेंट फूसेंट पे जो आप पढ़ते हो, तो उसमें लिखा मिलता है कि सूर्य के, अरे सूर्य के बाद भी तो कोई पास का होगा दूसरे नंबर पे। हद हो गई। अरे भाई, सबसे पास का सूर्य है, इसमें कोई शक नहीं है। धरती से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा, सारे सूर्य से कौन चमकीला दिखाई देता बेटा? ये हमेशा आपसे दूसरा पूछा जाता है कंपटीशन में, कि सूर्य के उपरांत दूसरा चमकीला तारा, सूर्य के उपरांत दूसरा पास का तारा। उसी में आप रटे उठे हो ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और साइरस या डॉग स्टार, इन सबों की दूरी बहुत अधिक है। पृथ्वी से जो पास का तारा है बेटा, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सूर्य के उपरांत। उसके प्रकाश को धरती तक आने में 4 साल लगता है, और सूरज के प्रकाश को आने में 8 मिनट लगता है। बस आप अंदाजा लगा लें। सबसे चमकीला जो दिखाई देता है धरती से सूर्य के बाद, वो साइरस डार्क स्टार है, लेकिन वो है बहुत दूर। वो लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी उसके प्रकाश को धरती तक आने में 9 साल लगते हैं। क्लियर है? और हमारे साहब का 8 मिनट लगते हैं।
बस दूरी का अंदाजा आप लगा सकते हो कितनी दूर होंगे वो। पास वालों का हालत है, दूर वालों की तो बात ही छोड़ दें। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी तारे के द्रव्यमान को सौर द्रव्यमान या ms, उसी में आगे बेटा जोड़ो, किसी तारे के द्रव्यमान को सौर द्रव्यमान या ms कहेंगे। ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा? कोई ना कोई इकाई तो डेवलप करेंगे ना बेटा। तो क्या इकाई है? तारे का वजन करना है, तो तारे का वजन किलो में नापेंगे? आलू है? अरे बहुत बड़ा द्रव्यमान है, तो तारे के द्रव्यमान के लिए किलो की जगह पे खुद सूरज को ही रख लेते हैं। आप कहेंगे उससे तौलेंगे? हाँ, या तो कोई तारा सूरज से बड़ा होगा, या तो कोई तारा सूरज से छोटा होगा, या तो कोई तारा सूरज के बराबर होगा। और क्या होगा? बोल नहीं रहे हैं। जैसे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? साउंड आ रहा है बेटा? ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ms। तो सूर्य के द्रव्यमान को 1 ms बोलेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, हम पूछेंगे, रिस्पॉन्ड करिएगा। अगर किसी तारे का द्रव्यमान 2 ms है, इसका क्या मतलब है? सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना बड़ा है, यही ना मतलब हुआ। किसी तारे का द्रव्यमान 3 ms है, 3 गुना। किसी तारे का द्रव्यमान आधा ms है। क्लियर हो रहा है? अब ये क्लियर हो रहा है ना बेटा? अब हम आपको समझा पाएंगे कि क्या कहा गया। लेकिन किसी तारे का द्रव्यमान किस में नापेंगे बेटा? लिख लिया है ना? आगे बढ़े। किसी तारे का द्रव्यमान ms का अंग्रेजी में लिखो, ms ब्रैकेट में लिख लो, मास ऑफ सन हिंदी में लिख लो, मास ऑफ सन, यानी सूर्य का द्रव्यमान। हाँ लिखें। यश चंद्रशेखर ने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान, जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा, जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा। एक लाइन उन्होंने खींच दिया। ऐसे देखो, जैसे मान लो कि एक लाइन खींच दिया और कहा कि 1.4 ms। क्लियर है बेटा? तो अब 1.4 का मतलब क्या? अरे लगभग 1.5 गुना। अरे 1.5 होता तो पूरा पूरा 1.5 गुना होता। इसका मतलब 1.4 ms क्या है? लगभग 1.5 गुना। तो एस चंद्रशेखर ने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा, तो 1.4 ms से कम कितना? अरे बहुत है, एक भी है, आधा भी है, 1/4 भी है, सब 1.4 ms से कम है। तो उन्होंने ये कहा कि जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम द्रव्यमान वाले जितने तारे हैं, जब उसमें सुपरनोवा होगा तो वे बदल जाएंगे श्वेत वामन में, व्हाइट डॉर्फ में बदल जाएंगे। किसके बाद? सुपरनोवा के बाद। ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बेटा? श्वेत वामन। वामन माने बौना। अरे वामना अवतार नहीं पढ़े हो कभी?
हमारे यहाँ तमाम अवतार है ना गॉड के, तो एक अवतार को वामना अवतार कहा जाता है। वामना माने बावना, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट डॉर्फ। जरूरी नहीं अंग्रेजी लिखो, हिंदी में काम चलाओ। क्लियर है बेटा? तो यश चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा, मारेंगे तो वो भी सुपरनोवा, तो वहां भी होगा, लेकिन जब उनमें सुपरनोवा होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बेटा? श्वेत वामन में बदल जाएंगे। क्लियर है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या चीज होती होगी। सफेद रंग का एक पिंड बचा रह जाता है, बाकी कोई चमक उमक उसमें नहीं रहती, सब वो खत्म खत्म हो जाता है। क्लियर है बेटा? आगे लिखो। ओपेनहाइमर या बेलकॉफ सीमा, ऐसे लिखो, बेलकॉफ सीमा। चलो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, 25 बार पूछोगे तो उससे बढ़िया है लिख ही दें। ओपेनहाइमर बेलकॉफ सीमा। ओपेनहाइमर बेलकॉफ सीमा लिखें। जिन तारों का द्रव्यमान तीन 3.2 ms से अधिक होगा, इधर देखिए बेटा थोड़ा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब द्रव्यमान यहाँ 0 हो, मान लो यहाँ हम बढ़ रहे हैं इधर की ओर, एक अपना पैरामीटर बना दें कि यहाँ क्या बेटा 0 ms और ms बढ़ता जा रहा है। तीनों ने कहा कि जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा, अब कम तो 0 तक जाएगा, लेकिन 0 द्रव्यमान का कोई तारा नहीं हो सकता, तो ये जितने तारे होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बेटा? श्वेत वामन में। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ तारे ऐसे भी होंगे जिनका द्रव्यमान 3.2 ms या उससे अधिक हो सकता है। बोल नहीं रहे? तो ये इस स्केल पे कहां जाएंगे? ऊपर की ओर। और ये कहां आ रहे हैं? नीचे की ओर। तो चंद्रशेखर ने ये कहा कि जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा, सुपरनोवा तो यहां भी होगा ना, वो तो हर जगह होगा, लेकिन ये सुपरनोवा के बाद श्वेत वामन में बदलेंगे। इसीलिए 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। हर बार आपसे पूछा है, इधर मैं 2 साल से देख रहा हूं नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत आराम से मत होइएगा, पलटवार करते हैं वो, क्योंकि आपको पहले भ्रमित करते हैं कि अब हम भूल गए, नहीं पूछेंगे, फिर पूछते हैं। तो 1.4 ms क्या है बेटा? चंद्रशेखर सीमा। क्लियर है बेटा? अब 2.4 ms, सॉरी 2.3 ms भी सीमा है, लेकिन ये सीमा क्या है? ओपेनहाइमर बेलकॉफ सीमा। हेडिंग बना लिया है? ओपेनहाइमर बेलकॉफ सीमा। ये इन्होंने क्या कहा कि जिन तारों का द्रव्यमान 3.2 ms से अधिक होगा, ये तारे सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल में बदल जाएंगे। किसमें बेटा? ब्लैक होल में बदल जाएंगे। आईएएस में एक बार पूछा इसी को, कृष्ण छिद्र किसे कहते हैं? वंड बंड ऐसे ही पूछते रहते हैं, वो ट्रांसलेट। क्या बेटा? क्या बोल रहे थे? 3.2 ms से अधिक, लेकिन चंद्रशेखर ने इशारा कर दिया था। हाँ, एक्चुअल में यश चंद्रशेखर बहुत क्लियर तो नहीं बता पाए, लेकिन ब्लैक होल की अवधारणा सबसे पहले यश चंद्रशेखर ने ही दिया। कहा कि मुझे लगता है कि जो इससे ज्यादा द्रव्यमान वाले होते होंगे वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते होंगे। लेकिन बाद में जब और रिसर्च हुई, ओपेनहाइमर बेलकॉफ वगैरह आए, तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्लैक होल में तो बदल सकते हैं, लेकिन 3.2 ms से अधिक वालों की गारंटी है, ये सर्तियां ब्लैक होल में बदल जाएंगे।
अब वो तारे जिनका द्रव्यमान 1.4 से 3.2 ms के बीच होगा, इसमें इनका गुरुत्वाकर्षण इतना हैवी नहीं होता कि सारे पदार्थ एक सेंटर पे गिर के कोलैप्स हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन ये खत्म होने की तरफ बढ़ते हैं लेकिन खत्म हो नहीं पाते, इसलिए इनको बोला जाता है न्यूट्रॉन तारे। क्या कहा जाता है बेटा? न्यूट्रॉन तारे, या इन्हीं को नाम दे देते हैं हम लोग पल्सर। क्लियर है बेटा? तो पहले इसको लिख लीजिए। एक बच्चा कह रहा, अच्छा वही जो बाहर खड़े किए हैं सर आप? नहीं नहीं भैया, वो तो बाइक वाला नाम दे दिया आपने, बाइक का पल्सर, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लिखें, जिन तारों का द्रव्यमान 3.4 ms से अधिक होता है, सॉरी 3.4 नहीं बेटा, 3.2 ms। जिन तारों का द्रव्यमान 3.2 ms से अधिक होता है, वे सुपरनोवा के उपरांत अनिवार्य रूप से किसमें बेटा? ब्लैक होल में बदल जाते हैं। हो गया यहां तक? बोल नहीं रहे हैं? अच्छा, ब्लैक होल को हिंदी में तरह तरह के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आईएएस में जो पूछा था, तो ब्लैक होल ना कह के क्या बोला था बेटा, याद नहीं आ रहा है। कृष्ण छिद्र कहा, कृष्ण छिद्र कहा। कहीं कृष्ण विवर भी कहा जाता है, कहीं श्याम विवर कहा जाता है। क्या नहीं, क्या वो हम बता रहे हैं, क्या बोल रहे हो? कृष्ण विवर ब्लैक होल को ही कहते हैं। कोई ब्लैक को कृष्ण कह देता है, विवर माने छिद्र होता है। अब ये इंग्लिश में तो एक ही शब्द है ब्लैक होल, हिंदी चूंकि कई पर्यायवाची हैं इसके, इसलिए कई शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आईएएस में एक बार कहा काला विवर, एक बार कहा काला छिद्र, एक बार कहा श्याम विवर। कल को पूछ दे मोहन विवर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हो, अगर आपके दिमाग में कुछ गलतफहमी है तो वो हम थोड़ा ठीक कर दें। ये जो श्वेत वामन होते हैं, ये काफी लंबे समय के उपरांत ब्लैक वामन में बदल जाते हैं, ब्लैक होल में नहीं बदलते। यानी इनकी जो हल्की फुल्की चमक जो बची है, वो धीरे धीरे खत्म होके ये काले में बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है वो याद आ रहा होगा, है ना बेटा? चले, हो गया बेटा? माने ओपेनहाइमर वेलकॉफ ने ये बताया, इसको जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो व्हाइट डॉर्फ होते हैं, ये लंबे समय के उपरांत ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ब्लैक डार्क मतलब ब्लैक होल नहीं, ब्लैक डॉर्फ मतलब ये होता है काला बौना कह सकते हैं। मतलब ये कि उसका जो सफेदी है वो खत्म हो जाती है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्लैक होल बवाल है, बवाल, समस्या है, समस्या। ये ब्रह्मांड कितनी बड़ी समस्या है कि अब तक हम वैज्ञानिक इसको लेके बड़ा उहापोह में है ना बेटा? अब उसको हम बहुत ज्यादा जितना बताते जाएंगे आप उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे। तो बस इतना समझ लो कि ब्रह्मांड के भूत हैं ये। एक तो आदमी वाले भूत होते हैं, देखा है आदमी वाला भूत? पिक्चर उच्चर में देखा होगा, सत्य में तो नहीं देखा। मैं तो, मेरी उम्र इतनी हो गई भाई, नहीं देखा कभी। तो जरूरी नहीं कि आप भूतों को देखें, भूतों की अनुभूति हो सकती है, महसूस हो जाता है कि भूत है। हम डरा नहीं रहे बेटा आपको। मेरा मार्कर हवा में उठ जाए और बोर्ड पे जाके कुछ लिखने लगे, मार्कर ही खुद ही, ये तो तय है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है जरूर, क्योंकि मार्कर अपने से तो नहीं उठता। तो कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो घटनाएं ये प्रमाणित करें कि यहां तो कोई है। क्लियर है बेटा? दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा कॉमन सेंस ये बता देगा कि यहां दिख भले ना कोई रहा हो, बट यहां कोई ना कोई तो है जरूर। ऐसे ही ब्रह्मांड की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां है तो कोई नहीं, लेकिन वो घटनाएं अगर हो रही हैं तो वहां तो कोई ना कोई है जरूर, जो दिख नहीं रहा है हमें। और उन्हीं को हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। ध्यान रखना, ब्लैक होल आंखों से दिखाई नहीं देते।
कोई डिवाइस उनको नहीं देख सकता। मैंने ये सुना है कि वो जो नाइट विजन है, नाइट विजन समझते हैं? हाँ, रात को देखा जाता है। तो नाइट विजन कहीं इधर उधर देख, अरे आपके घर में जितने सीसी कैमरे लगे हुए हैं सब नाइट विजन से लैस होते हैं, और नाइट विजन से लैस नहीं होते तो सीसी कैमरे में रात में टीवी पे कैसे डिस्प्ले आता, जबकि बाहर घुप अंधेरा रहता है। अरे आप नोटिस कर लेना, जिनके घरों में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, बाहर सारी लाइट ऑफ कर दोगे, एकदम अंधेरा कर दोगे, तो भी स्क्रीन पे दिखेगा। तो मैंने ये सुना है कि उस पे भूत दिख जाते हैं। नहीं मजाक कर रहे हैं, डरो नहीं भाई। डरने की जरूरत नहीं है, नाइट विजन में भूत दिखते हैं। मेरे यहाँ नाइट भी सीसी कैमरे वगैरह घर में लगे, तो हमारे पड़ोसी आके हमको डरा रहे थे कि तो रात में मत देखिएगा इधर, क्योंकि रात में भूत भी दिख जाते हैं, इस पे कहीं कुछ नहीं दिखता, बकवास है सब। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने तो नहीं देखा, है ना। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो आप अचरज में पड़ जाएं, इसके होने का कोई कारण तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो घटना हो रही हो। तो ब्रह्मांड में कुछ दिखता तो नहीं बेटा, लेकिन वहां कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि बिना कुछ हुए वहां ये घटना नहीं हो सकती। क्लियर है? और वो मरे हुए तारे ही हैं, ब्लैक होल। और उनकी खासियत यह है बेटा कि जो भी उनके रेंज में आया वो गया काम से, कभी वो वापस नहीं हो सकता। कहा जाता है कि पृथ्वी अगर किसी ब्लैक होल की चपेट में आएगी तो सेकंडों में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, गायब गायब हो जाएगी। जैसे जादूगर होते हैं ना, कबूतर गायब हो गया, ऐसे गायब हो जाएगी धरती, और धरती फिर कभी लौटने वाली नहीं। इसके सारे पदार्थ जो हैं वो मूल कणों में बिखेर दिए जाएंगे। मूल कण सॉरी, मूल कण माने वही जो गार्ड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन थे, उसमें बिखेर दिए जाए, कुछ बचेगा नहीं इससे। और ध्यान रखना, हम इस धरती पे जितने लोग हैं, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, सब उसी गार्ड पार्टिकल से बनी। मूल तत्व तो एक ही है, चाहे जैविक हो चाहे भौतिक हो। अब ये ब्लैक होल क्या है? वो मशीनें हैं, जैसे कार को क्रैश करने वाली मशीन देखा है ना, यूट्यूब में देखा होगा। कार उसमें रखते हैं, वो दबा उबा के इतने में कर देती पूरी कार, तो उसे इतने में कर देती है। और ब्रह्मांड के पास इतनी ताकत है, वो सुई की नोक पे पहुंचा देगा पूरी धरती को। पूरी धरती होगी नहीं। इसको कहते हैं बेटा ब्लैक होल। थोड़ा सा इसके बारे में बेटा जान लें, एक हेडिंग बनाए ब्लैक होल। हाँ, लेकिन 1967 में जॉन व्हीलर ने इसे ब्लैक होल का नाम दिया। घटना तो सब समझ रहे थे, नाम जो दिया स्पष्ट रूप से ब्लैक होल का, वो जॉन व्हीलर ने दिया 1967 में। क्लियर है बेटा? इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लैक होल का अवधारण, ब्लैक होल आप जैसे हमको आदमी कहा जाता है, कोई मनुष्य कहता है, कोई कुछ भी कहता है, हम तो जो है वो है ही है। तो ब्लैक होल की जो समझ थी वो तो चंद्रशेखर ने दे ही दिया था। अब ये किसको नाम क्या दें, वो नाम दिया ब्लैक होल। अब जाहिर सी बात है कि पहले की घटना को भी हम लोग ब्लैक होल के नाम से ही जानते हैं, बोल नहीं रहे, क्योंकि उसी से पहचान हो गई ना बेटा उसकी। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब ये क्या है बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे ब्लैक होल है, वो देखा है कभी गाँव में, वो तालाब वलाब में जो मछली पकड़ते हैं लोग, तो एक उनका अजीब तरह का वो रहता है, सरकंडे का बना हुआ, वो मछली पकड़ने वाला, वो उठा उठा के उसी पे फेंकते रहते हैं, और फिर हाथ डाल के मछली पकड़ते हैं उसमें। देखा है? पिरामिड टाइप का रहता है उस, वो कम पानी जहाँ रहता है ना, उसी को हाथ में लेके चलते, जहां उनको हलचल दिखती फटाक से दबाते हैं, फिर ऊपर से हाथ डाल के मछली पकड़ते हैं। कुछ उस डिजाइन का होता है, लेकिन उसका तो ऊपर खुला होता है।
ताकि हाथ डाल के उसमें से पकड़े। तो जरा ब्लैक होल कैसा होता है उसकी डिजाइन देखो। ये इसके ऊपर का हिस्सा और ये इसके नीचे का हिस्सा। लेकिन ध्यान रखना ये 3 डायमेंशनल होता है। बोर्ड हमारा 2 डायमेंशन में है। बोर्ड पे हम लंबाई और चौड़ाई दिखा सकते, गहराई नहीं दिखा सकते। और ना मैं पेंटर हूं कि सेट वेट करके आपको महसूस करा दूं। बस ये समझिएगा कि ये सारा मामला क्या है बेटा, 3 डायमेंशनल। ये इसकी बाउंड्री है, किसकी, ब्लैक होल की। बस वो जाल फैला के बैठा हुआ है। जो इसकी रेंज में आया वो गया। वो चाहे कोई तारा हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का कोई वेव हो। यानी कहा जाता है कि ब्लैक होल सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। ब्लैक होल की ओर सिर्फ जाया जा सकता है, उधर से वापस कोई नहीं हो सकता। और जिसको ये पकड़ता है इस रेंज में, उसको यही खत्म कर देता है ले आके। ये आंख से दिखता नहीं है बेटा। हमने एक तो कल्पना है इसकी कि आंख से दिखने वाली चीज नहीं है, ब्लैक होल की डिजाइन दिख रही है। लेकिन ये माना जाता है कि ब्लैक होल की एक टेरिटरी होती है, एक एरिया होती है, जिस एरिया के अंदर अगर कोई दाखिल हुआ तो फिर इतना हैवी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि फिजिक्स के हर नियम चिथड़े उड़ जाते हैं। वहां कोई भौतिक विज्ञान का नियम ही लागू नहीं होता। सारे पदार्थ ऐसे विलीन हो जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने एक आध मूवी देखा है जिसमें एक आदमी धीरे 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 बहते हुए बिखरते हुए हवा में उड़ता चला जा रहा है, खत्म हो गया। ऐसे ही ब्लैक होल होते हैं, सारे पदार्थों को निगल जाते हैं, खत्म कर देते हैं। अब इनके नाम बेटा जानना बहुत जरूरी है। ये जो लाइन है ना बेटा, इसको कहते हैं इवेंट होराइजन। क्या कहते हैं बेटा, इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन हिंदी में हम बोल दे रहे हैं घटना क्षितिज। ये सिविल सर्विसेज पूछा, इवेंट होराइजन किसे कहते हैं। हिंदी में तो ट्रांसलेट तो बहुत बढ़िया हिंदी करते हैं, ऐसा हिंदी कर देंगे कि आप भाग खड़े हो गए। तो उसने हिंदी को कहा घटना क्षितिज। तो ब्लैक होल की वह सीमा जिसमें वो किसी चीज को धर लेता है, पकड़ लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, घटना क्षितिज कहते हैं। ठीक है बेटा, इवेंट होराइजन कहते हैं। इसके अंदर अगर कोई चीज आई तो वो चीज पहुंच जाएगी यहां। यहां मतलब सुई की नोक से भी छोटा समझ लो। और जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, इसको तो डायग्राम आप भी बना लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इवेंट होराइजन। हिंदी में लिखें घटना क्षितिज। और सारे पदार्थ जो कोलैप्स होके चले आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, एकात्मकता का बिंदु। एकात्मकता का बिंदु कहेंगे। क्लियर हुआ बेटा। ठीक है बेटा, देखो याद ही करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। अब इसमें एक बवाल ये हो गया कि इवेंट होराइजन आखिर कितना बड़ा होता होगा। अरे भाई इसका डायमीटर कुछ होता होगा ये बेटा। अब एमएस दूरी को तो नहीं बोलेंगे। अच्छा उत्साह आपका ज्यादा एयू है। तो इसके बारे में एक खगोलविद थे स्वार्ड चाइल्ड। अब तरह तरह का नाम है लोगों का, क्या किया जा सकता। भारतीय होते तो सुधीर मोहन सोहन टाइप का नाम होता। ठीक है, इनका नाम था स्वार्ड चाइल्ड, है ना बेटा। तो इन्होंने बताया कि किसी ब्लैक होल की त्रिज्या कितनी होती, क्योंकि उन्होंने ये पकड़ लिया कि ब्लैक होल दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं स्टेलर ब्लैक होल,
और एक को कहते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल। सुपर मासिव माने बहुत बड़े ब्लैक होल। तो उन्होंने अध्ययन इसका कर लिया और पता लगा लिया, कहा कि जो ब्लैक होल की त्रिज्या होती है वो 6 किलोमीटर से लेकर, जो सबसे छोटा वाला होगा वो 6 किलोमीटर से लेके 50 एयू तक होते हैं। एयू मतलब समझ ही रहे हो, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जितनी है उससे 50 गुना बड़े तक होते हैं। लिख लें। स्वार्ड चाइल्ड रेडियस, हिंदी में लिखो बेटा, स्वार्ड चाइल्ड रेडियस लिखें। ब्लैक होल की त्रिज्या के विषय में, ब्लैक होल की त्रिज्या के विषय में स्वार्ड चाइल्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इनकी त्रिज्या 6 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर से लेकर सौरमंडल की सीमा तक, सौरमंडल की सीमा तक अर्थात 50 किलोमीटर तक हो सकती है। अरे सॉरी, 50 एयू तक। 6 किलोमीटर से लेके कितना बेटा, 50 एयू तक हो सकती है। अब एयू जो मित्र नहीं समझते हैं उनको हम बता दें, लिख लिया है बेटा, 50 एयू तक हो। एयू का मतलब होता है बेटा, सुन लो, ये दूरी नापने की इकाई है। नए मित्रों के लिए बता रहे हैं, पुराने को पता है। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। ये नहीं मालूम था तो सुन लो, पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है बेटा वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो अब इसी को हम लोगों ने 1 एयू कह दिया। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, 1 एयू। अगर हम कहें 2 एयू, इसका दोगुना यानी 30 करोड़ किलोमीटर। और हमने क्या भी लिखाया, 50 एयू। तो 15 करोड़ का 50 गुना कर लीजिएगा, करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। वो किलोमीटर में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे है वैसे ही बना है, क्योंकि वहां की दूरियां इतनी अधिक है ना बेटा, वहां किलोमीटर किलोमीटर में बोलने का कोई मतलब नहीं है, बहुत हैवी डिस्टेंसेस हैं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। एक छूट रहा है ना बेटा, तो उसको भी क्लियर कर लो। वे तारे, अरे भाई इन्होंने कहा कि 1.4 से कम, बोर्ड पे देखो बेटा, इन्होंने कहा कि 1.4 से कम, चंद्रशेखर सीमा हो गई। इन्होंने कहा 3.2 से अधिक, ओपेनहाइमर या बेलकॉफ सीमा हो गई। तो बीच वाले भी तो कुछ होंगे, देख लें। न्यूट्रॉन तारे या पल्सर। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा कि किसी दिन हम पलट के पूछते भी हैं, है ना। तो जब पूछेंगे तो आपसे ना नहीं सुनेंगे, फिर आपको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि यहां से कहानी सुनने नहीं आया हूं। अगर हमने पढ़ाया है तभी। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं मुझसे 50 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, कहीं कोई दिक्कत है मुझसे पूछिए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फिर मैं पूछूंगा, और तब आपको बताना भी पड़ेगा। यही हम लोगों का समझौता होता है। फॉर्म में लिखवा लिए हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ हम क्यों लिखवाएंगे, क्या जरूरत है। लेकिन इतना जरूरी है बेटा कि आप अगर पढ़ने आए तो हम भी पूछे तो आप बताएं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का। चले आगे बढ़े। जिन तारों का द्रव्यमान, जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से, लिख लियो बेटा, वेरी गुड, 3.2 ms के मध्य होगा, वे
न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएंगे। हो गया बेटा? इन्हें हम पल्सर भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? पल्सर। अगली हेडिंग बनाइए, निहारिका। थोड़ा छूट गया बेटा तो नोट बना के लिख जरूर लो, परीक्षा में काम आ सकता है। निहारिका, पुराने बताएंगे भाई। आकाशगंगा में, वेरी गुड। हाँ, जैसे आकाशगंगा तो पढ़ ही लिया है आपने। ये शब्द अभी तक नहीं दिखा था, निहारिका। इंग्लिश में इसको नेबुला कहते हैं, हिंदी में निहारिका कहते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? तो इसमें ये बताया गया कि आकाशगंगा के बीच में जो बादलों के, भाई हाइड्रोजन गैस तो चारों तरफ है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो सारी हाइड्रोजन गैस एक जैसी तो हर जगह बिखरी नहीं है। जैसे आकाश में बादल आप देखते हो तो छोटे छोटे गुच्छे कहीं होते हैं, कहीं घने होते हैं, कहीं हल्के होते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि आकाशगंगा के बीच कहीं कहीं हाइड्रोजन गैस के घने गुच्छे होते हैं, सघन होते हैं, उनको निहारिका कहा जाता है। वास्तव में तारों का निर्माण आकाशगंगाओं के अंदर उन्हीं निहारिकाओं में होता है। यानी तारे वास्तव आकाशगंगा में अगर कहा जा रहा है, कोई गलत बात नहीं कही जा रही है, लेकिन आकाशगंगा के अंदर जो छोटे छोटे बादल हैं जिनको हम निहारिका करें, वहां तारों का जन्म होता है। लिख लो बेटा, आकाशगंगा के मध्य या बीच में हाइड्रोजन गैस के घने बादल जहां तारों का निर्माण होता है, जहां क्या बेटा तारों का निर्माण होता है, निहारिका कहलाते हैं। इसमें से किसी का सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भूगोल रहा है? सांस भी नहीं लेंगे अब। हाँ हाँ, हम क्या जाने रहा है। तुम्हारा क्या क्या विषय रहा है बेटा? बीए हो गया कि चल रहा है? क्या क्या विषय था? अच्छा, साइंस के रहे हो। हाँ, तो खत्म करो कहानी, फिर आगे बोलने के लिए। किसी का भूगोल था ही नहीं, तो घबराइए मत, साइंस भी आएगा। हाँ, तब पूछूंगा किसका किसका साइंस था, तो फिर कह देना हमारा तो इतिहास था। ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने। साइंस में बायो से कि मैथ से बता? साइंस पढ़ा है बायो से कि मैथ से पढ़ा? हाँ, अच्छा, होम, ऐसे तो कंफ्यूज ही कर दिए थे आप। तो होम साइंस था, चलो ठीक है। तो होम साइंस के साथ भूगोल तो हो ही सकता है? हाँ, होम साइंस के साथ तो भूगोल हो ही सकता है। भूगोल नहीं पढ़े थे? बहुत देर के बाद याद आया पढ़े थे। तो ये सब नहीं बेटा नजर आया था कहीं, टीचर टूचर नहीं पढ़ा। इतनी दुख की बात है, मैं आपको बताऊं, हम किसी को इंसल्ट तो नहीं करना चाहते, लेकिन यही डीएवी डिग्री कॉलेज के जितने टीचर भूगोल पढ़ाते हैं, सबको यही आके मैंने भूगोल पढ़ाया। ले जाते शर्माते यहाँ के बैठते थे कि आके सर पढ़ ले। आप पीजी और ग्रेजुएशन वालों को भूगोल पढ़ाते हो, और यहाँ आके जीएस भूगोल पढ़ने आ गए, आपको कुछ पता ही नहीं। बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप? और मजा तो तब आता था जब पीछे गुरुजी लोग बैठे हैं, आगे बच्चे लोग बैठे हैं डीएवी वाले, और बच्चे उनको देख देख के बहुत मुस्कुराते थे। और बच्चों के आनंद के लिए बच्चों से तो नहीं, गुरुजी लोगों से ही पूछते थे क्या आप जरा बताएं, और नहीं बता पा बच्चे खूब आनंद लेते थे, खुश हो जाते थे। देखो एक बात बताएं बेटा, पढ़ाई किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है ना? जैसे जमीन जायदाद, रुपया पैसा, धन दौलत, ये विरासत में आपको मिल जाता है। पढ़ाई कभी विरासत में नहीं मिलती, वो आपको ही पानी होती है। रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस होता है, साइकिल का पंचर बनाने वाले का बेटा आईएएस होता है,
और आईएएस का बेटा कभी कभी साइकिल का पंचर बनाता है ना। अगर अपना कर्म ठीक नहीं करोगे तो पढ़ाई लिखाई बेटा इसको लेकर तो निश्चिंत ही रहना कि हमारे माता पिता पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हमारे भाई पढ़े हैं नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है जिसे आपको पाना होगा, और जो मेहनत करेगा उसको आएगा। और अभी हम लोग के शिक्षा उच्छा का जो सिस्टम है बेटा वो इतना दूषित हो गया है कि पूछो मत। कॉलेज कालम ये है कि एक दिन क्लास नहीं चलनी है, और ऐसे ही लोग यहाँ पे एडमिशन लेना पसंद करते हैं जिनको क्लास वास नहीं करना होता है। परीक्षा के समय श्योर सीरीज और फलाना धमाका सब आता है, पढ़ बढ़ के 500 क्वेश्चन लिख लिए, नंबर मिल गया, पास हो गए, अब ग्रेजुएट हो गए फलाने विषय से, और उस विषय का क ख ग घ नहीं आता। ये शिक्षा की परेशानी है बेटा, और कोई बात नहीं। ये सारी जिम्मेदारी इनके टीचर की थी। बच्चे का क्या दोष है, इसको पढ़ाई ही नहीं गया, इसको नहीं आएगा। लेकिन ये जिम्मेदारी तो इनके टीचर की थी ना कि इनको सब कुछ पढ़ाना चाहिए था। ये है बेटा दिक्कत। बहरहाल लिखें, आकाश गंगाओं के मध्य हाइड्रोजन गैस के घने बादल जहां तारों का निर्माण होता है निहारिका कहलाती। तो एक निहारिका बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा, हम बार बार आपको याद दिलाते हैं, उसका नाम जरूर लिखना पड़ेगा। लिखे, हमारी आकाश गंगा में इसी प्रकार की एक निहारिका, लिखो बेटा, हमारी आकाश गंगा में इसी प्रकार की एक निहारिका ओरियन है। ओरियन जब लिखिएगा ना तो इसको इन्वर्टेड कामा में कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसी प्रकार की एक निहारिका कौन है बेटा, ओरियन है। कल को परीक्षा में पूछेगा कि ओरियन क्या है, क्या बताएंगे, निहारिका है। कहाँ है, हमारी, जिसमें हमारी धरती वर्ती सूरज उरज है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला या आकाशगंगा जो भी आप कहें, इसमें यह विद्यमान है। और सुन लें, कहा जाता है कि इसमें इतनी हाइड्रोजन गैस है एक निहारिका में कि सूर्य जैसी 1,00,000 तारों को जन्म दे सकती है। लिख लो, लिखें, इसमें इतनी हाइड्रोजन गैस विद्यमान है कि सूर्य जैसी 1,00,000 तारों को जन्म दे सकती है। हो गया बेटा, सूर्य जैसे 1,00,000 तारों को जन्म दे सकती है। कौन, ओरियन। तो अकेले ओरियन नहीं है बेटा, इसमें बहुत निहारिकाएं हैं, क्योंकि ये हाल हाल में देखी गई और इसको पहचान लिया गया, नाम दे दिया गया। बहुत निहारिकाएं हैं, लेकिन पूछेगा नहीं, लॉजिकल नहीं है। 12 ओरियन को लेकर सतर्क रहिएगा, ओरियन पूछा जा सकता है। तो ये तो जैसे आप देख रहे हो जो प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मैं काम कैसे कर रहा हूँ। पहले मैंने ब्रह्मांड बताया, फिर मैंने आकाशगंगा बताई, फिर मैंने तारों का निर्माण बताया। तो अब हम लोगों की बारी है बेटा सौर परिवार। हेडिंग बना लें, सोलर सिस्टम या सौर परिवार। बड़ा टॉपिक है तो पेज अगर बदल दे तो बड़ा अच्छा है, ना तो उसी में लिखी, कोई परेशानी नहीं। तो आज इस पे बात करेंगे बेटा, 2-1 लाइन लिखवाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत विस्तार से बात करनी पड़ेगी। लिखे बेटा, सौर परिवार से अभिप्राय। अभिप्राय मतलब सौर परिवार से अभिप्राय सूर्य, उसके 8 ग्रह, कामा कर करके लिखिएगा, उसके 8 ग्रह, उपग्रह, अरे ग्रहों के उपग्रह भी है ना बेटा, उपग्रह, अवांतर ग्रह, अवांतर। अभी सबका परिचय हम कराएंगे बेटा, पहले परिवार के सदस्यों का नाम लिखें ना। इस परिवार में कई लोग हैं, लल्लू, कल्लू, गुरऊ, कतवारू, नाम लिखो। अभी हम बताते हैं लल्लू कौन है। लल्लू सबसे बदमाश है, तो हम अभी तो परिचय नाम बोल रहे हैं अभी ना, घबराओ मत, अभी तो इनका परिचय हम आपसे कराएंगे।
तो कौन कौन हो गए बेटा? एक तो सूर्य हो गया, उसके 8 ग्रह हो गए, ग्रहों के उपग्रह हो गए, बोले, फिर अवान्तर ग्रह हो गया, फिर 52 ग्रह, ठीक है बेटा। फिर धूम्रकेतु, लेकिन आप इसको प्यार से लिखते हो धूमकेतु, तो लिख लो धूमकेतु, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन सही नाम इसका है धूम्रकेतु, है ना। इंग्लिश में इसको कॉमेट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे सौर परिवार के सम्मानित सदस्य लोग, और सदस्यों के बारे में खूब हल्ला बोलता है। 52 ग्रह निम्न में से कौन सा 52 ग्रह नहीं है? इसका मतलब कई 52 ग्रहों की शायद कोई लिस्ट है, वो लिस्ट आपके हाथ लगनी चाहिए, कौन कौन 52 ग्रह हैं। अवान्तर ग्रह तो जाके देख लो पेपर, ताबड़तोड़ लगातार आपसे पूछता रहा कि अवान्तर ग्रह किसे कहते हैं, तो सबके बारे में बेटा पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके पहले जब पूरा ब्रह्मांड ही बना, जब सारे तारे ही बने, तो एक बात तो लिखा पढ़ी में तय है कि ग्रह भी बने ही होंगे। बोल नहीं रहो बेटा, जब यहां ब्रह्मांड ही नहीं था, पूरा ब्रह्मांड बना, जब तारे नहीं थे तारे बने, तो इसका मतलब धरती भी तो बनी ही होगी ना। और धरती ही क्यों, ये जितने ग्रह हैं वो कभी ना कभी तो बने ही होंगे ना। तो थोड़ा माथा पच्ची इधर करनी है कि आखिर ग्रह और कैसे बने होंगे, इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, तारे कैसे बने वो मैंने आपको समझाया, अच्छा बुरा जो भी। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ वो भी बताने की कोशिश किया। लेकिन मुझे लगता अब तक तो हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि ग्रह कैसे बने। कि पढ़ लिया है, पढ़ लिया हो तो आगे बढ़ा जाए, नहीं। तो ग्रह आखिर बने कैसे, इसको लेके हम मनुष्यों ने माथापच्ची किया और सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो पहली हेडिंग बना ले बेटा, ग्रहों के निर्माण के सिद्धांत। अच्छा एक बात समझ लेना, रुक जाओ, लिखने पे बहुत भरोसा मत करो बेटा, हर जगह लिखा हुआ है और आप पढ़ नहीं पाए आज तक। तो ये नहीं कि लिख लेंगे तो कुछ आप पहाड़ ढकेल दोगे, कुछ नहीं होगा लिखने से। इधर लिखना है, इधर खोपड़ी में लिखना है। तरीका तो ये था कि कॉपी वॉपी लेके आने ही ना दें आपको, कॉपी पेन लेके क्लास में कोई इंटर नहीं होगा, तलाशी वहीं हो जाए गेट पे। मैं जो बोलूंगा इधर लिखना है। आप कहेंगे सर गड़बड़ा जाएगा, भूल जाएंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कॉपी पे लिखने की अनुमति देते हैं। क्योंकि अगर गड़बड़ाया हो तो लिख लो कॉपी पे, घर पे जाके फिर इधर ठूस लेना। कॉपी पे नहीं रहना है कोई चीज, हर चीज इधर आनी है। मेरे दिमाग में है ना, जैसे आपको लग रहा होगा कहीं से पढ़ रहे, नहीं नहीं बेटा, स्क्रीन पे देखता हूँ ना, वो बच्चे लोग ऑनलाइन है तो वो कमेंट समेंट करते रहते हैं, उसको मैं देखता हूँ, और मेरी खुद फोटो दिख रही है ताकि मैं देखता रहता हूँ कि मैं ठीक से लाइव हो रहा हूँ कि नहीं। तो ये मेरे दिमाग में है ना भूगोल। अरे बोल नहीं रहे हो, हाँ है, ले लो मेरा दिमाग, अगर कोई उपाय हो तो बात करो किसी सर्जन वर्जन से, सर्जरी करके मेरा दिमाग निकाल के फिट कर दे तो चलो भाई। नहीं कर सकता कोई, अभी मेडिकल साइंस में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ कि मेरे दिमाग में जो कुछ है वो आपके दिमाग में कैसे भेजा जाए। कोई उपाय है? एक कंप्यूटर की सामग्री दूसरे कंप्यूटर में भेजी जा सकती है उसका तरीका है, कॉपी पेस्ट करके पेन ड्राइव लगाया, उसे कॉपी कर लिया, फिर पेस्ट कर लिया। मेरे दिमाग में क्या कुछ है, कॉपी करो। है कोई उपाय धरती पे? है क्या तो बता दो भाई, मैं एकदम तैयार हूं, दिमाग वमाग लेने का इरादा है तो भी बता दो, ये बलिदान मैं कर दूंगा। तो नहीं है। हाँ अगर मैं कंप्यूटर होता तो पॉसिबल था, कहीं पेन ड्राइव लगाते, इधर जगह बना के और कॉपी करके आपके दिमाग में। ये हर चीज बेटा आपके दिमाग में आनी है, कॉपी में रहने का कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अब ये कि कॉपी क्यों लेके सब फिर लिखने देते हैं, इस वजह से कि अगर दिमाग में आने से कुछ इधर उधर छिटक गया हो तो कॉपी में नोट करो और घर पे जाके फिर उसको दिमाग में ले आइए, कोशिश करिए। ये पढ़ाई है बेटा।
न कि एक ठो पेन लेके एक ठो कॉपी लेके एकदम रेडी बैठे हैं, एक शब्द निकला नहीं कि नोट कर लें। ये पढ़ाई है? ये बकवास वाला काम मत करो बेटा। अच्छा, इसमें से कोई ऐसी हिम्मती है जो कहे कि सर कल मैं कॉपी पेन नहीं लेके आऊंगा और आप पढ़ाइएगा, सब बता देंगे आप? नहीं, डर लगता है ना कि खास शब्द टिपिकल अगर कहीं भूल गया, दिमाग से निकल गया, इसीलिए बेटा लिखवाया जाता है। और इसको गलत अर्थ आप निकालते हो। यहाँ लिखने के लिए थोड़ी आए हैं, इसको दिमाग में बैठाने के लिए आए हैं। यहाँ बैठ जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो घर पे जाके दिमाग में रखिए। क्लियर बेटा? अब थोड़ा ध्यान से सुनो, विस्तार से बात करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन सुनो। ग्रहों के निर्माण के विषय में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, यानी हम मनुष्य दो खेमे में बट गए, गिरोह ए और गिरोह बी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ए वालों का समर्थन करता हूं, कुछ कहते हैं बी वालों का। यानी ग्रहों के निर्माण के विषय में हम मनुष्यों की दो राय है। एक बात मुझे बताइए, जब किसी चीज के बारे में दो राय होने लगती है ना बेटा, तो मामला संदिग्ध हो जाता है, तब मामला सत्य के परे होने लगता है। ये फैन चल रहा है, मैंने आपसे पूछा क्या है बेटा, आपने कहा फैन है। मैंने आपसे पूछा क्या है, फैन है, तो गारंटी है कि अब ये फैन ही है। सारे लोगों को फैन दिख रहा है, लेकिन कुछ कह रहे हैं फैन है, कुछ कह रहे हैं एसी है, कुछ कह रहे हैं कूलर है, तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। तो एक जो बताइए, ग्रहों के निर्माण के विषय में दो राय कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि कोई राय अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई राय क्लियर होती तो दूसरा रहती ही नहीं, खत्म हो जाती। तो ग्रहों के निर्माण में हम मनुष्यों की जो ओपिनियन है वो दो भागों में। एक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अद्वैतवादी सिद्धांत। एक को कहते हैं द्वैतवादी सिद्धांत। इंग्लिश बोल दे रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना था कि ग्रहों का निर्माण जो हुआ उनका सिद्धांत है मोनेस्टिक थ्योरी। आप बहुत डिटेल में जाएंगे बेटा, बात करेंगे। सिविल की तैयारी है, एसएससी की थोड़ी पढ़ रहे हैं कि छोटा ग्रह बड़ा ग्रह धमाका ग्रह से काम चलने वाला है, यहाँ ये सबसे नहीं चलेगा। तो जितने भी सिद्धांत हैं बेटा, उसको साथ देख लो। ग्रहों के निर्माण के हम मनुष्यों ने जो भी सिद्धांत दिया है, उनको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। नहीं, ये सब आप फिलॉसफी में पढ़ते हो। द्वैतवाद और अद्वैतवाद हम लोग दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन तब उनका मतलब धर्म से होता है। धर्म भी दो प्रकार के होते हैं ना, जैसे आप देखते हो कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिनके बहुत देवी देवता होते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, तो हम लोग द्वैतवादी हैं। यहाँ हर चीज के लिए एक एक ठो देवता है। अब एक देवता का महीना भी चल रहा है, पता नहीं आइडिया है कि नहीं आपको? कहाँ है महिलाएं तो पूजा पाठ कर ही रही है ताबड़तोड़। तो हमारे यहाँ लड़ाई की देवी है, हमारे यहाँ संगीत की देवी है, हमारे यहाँ बुद्धि की देवी है, हमारे यहाँ क्रोध की देवी है, सब है ना। देवता भी हल्के फुल्के थोड़ा ही हैं। अभी तो एक देवता का माहौल चल रहा है, महादेव। तो कहा जाता है कि क्रोध के देवता हैं, विनाश के देवता हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। अब करते हो ना करते हो अलग बात है, लेकिन हम लोग कहते हैं। तो हम लोग क्या है? बहुदेववादी हैं। हिंदू धर्म क्या है बेटा? हम लोग क्या है? अद्वैतवादी हैं। लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं, सॉरी, हम लोग द्वैतवादी हैं। कुछ ऐसे धर्म हैं जो अद्वैतवादी हैं, यानी वो कहते हैं सिर्फ एक। जैसे स्पेशली इस्लाम की बात करिए। हाँ, बहुत धर्म है। तो अब बौद्ध हो तो न जानते हो थोड़ा बहुत, लेकिन इस्लाम के बारे में तो आपको पता ही है कि वो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, उनके अनेक खुदा नहीं है। हमारे यहाँ तो अनेक भगवान है। कौन छोटे वाले भगवान है? श्राप आप दे देंगे अगर छोटा छोटा कहा तो सब तो यहाँ एक से बढ़ के एक ही है भैया। और इसमें एक जने तो है ही है, महादेव, देवों के देव हैं। इनको हल्के में मत लेना। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार तमाम हमारे देवी देवता, रामचंद्र जी भी हमारे गॉड हैं, भगवान हैं। लेकिन ध्यान रखना, रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान है पैदा हुए हैं, शंकर भगवान नहीं पैदा हुए हैं।
और अगर पैदा हुए हैं तो इनके पिताजी का नाम बताओ, कहाँ पैदा हुए, जगह का नाम बताओ। इनको माना जाता है ये स्वयंभू है, खुद ही उत्पन्न हो गए, इसलिए इनको देवों के देव, महादेव कहा जाता है। ये नश्वर हैं, आदि योगी हैं। अब धार्मिक भाषण नहीं दे रहे, ठीक है। आपको लग रहा होगा अभी सावन के महीने में प्रवचन शुरू किए, ना ना भैया, भूगोल पढ़ा रहा है। बहरहाल, तो अब ये क्या है बेटा, हम लोग द्वैतवादी हैं, यानी हम लोगों के धर्म में तमाम देवी देवता हैं। कुछ ऐसे धर्म हैं जो मानते हैं सिर्फ एक गॉड, दूसरा कोई गॉड नहीं है। तो वहां भी ये शब्द आपको दिखता है, फिलॉसफी में भी, हमारे यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन हमारा संदर्भ अलग है, उनका संदर्भ अलग है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, दो प्रकार के। एक को क्या कहते हैं बेटा, अद्वैत वादी सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं इसको मोनेस्टिक थ्योरी। किस विषय में है बेटा, ग्रहों के निर्माण के सिद्धांत। और एक क्या है बेटा, द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैत माने दो होता है, इसको कहते हैं ड्यूअल, इंग्लिश में एक शब्द है ना ड्यूअल, इसको कहते हैं ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। लिख लो आप भी। ग्रहों के निर्माण के सिद्धांत दो भागों में विभाजित है। आज यहां तक हो जाए बेटा। ग्रहों के निर्माण के सिद्धांत कितने बेटा, दो भागों में विभाजित हैं। पहला, अच्छा ध्यान रखना, कोई यहां पहला दूसरा नहीं है, किसी को पहला लिख सकते हो। पहला, अद्वैतवादी सिद्धांत, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, मोनेस्टिक थ्योरी। और दूसरा क्या बेटा, द्वैतवादी सिद्धांत, ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। सब लोग अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग अलापे। एक जनी बता रहा हमको तो लग रहा ऐसे, वो कह रहे नहीं हमको लग रहा वैसे। तो इस पे विस्तार से हम बात करेंगे, आज नहीं बेटा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बात करते हैं। थैंक यू बेटा।